मनोज यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं डिस्टिंक्शन के साथ कोई इम्तहान पास नहीं किया, फिर भी आप लोगों को उनके योग्यता पर इतना भरोसा कैसे हो रहा है? वो कोई भी राजनीतिक इम्तहान इतने बड़े कौशल से पास नहीं किए। मेरा पहला अनुरोध आपसे यह है कि अगर डिबेट समाजवादी पार्टी पे हो, आरोप समाजवादी पार्टी पे, तो समाजवादी पार्टी को उचित समय दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे अगर समय नहीं देंगे तो फिर आप 100 सवाल करो, कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी से बात करने जी। पहली बात मैं कहूंगा कि माफी के साथ कह रहा हूं, भगवान राम का अपमान अब शायद होना बंद हो गया है। कारण ये, जब से बीजेपी के संजय निषाद ने, जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने उनके पिता पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तब से मैं नहीं मानता हूं कि भगवान राम का भी अपमान होता है। शायद नहीं, अगर होता तो हवा में उड़ गए का एक नारा देने वाले पे एफआईआर, और भगवान राम के पिता दशरथ है ही नहीं, वो ऋषि शुंग के पुत्र हैं, वो मलाई चाट रहा है और भाजपाई उसकी मलाई चटवाने में चम्मच लगा रहे हैं। ये लो चाटो, ये लो चाटो, तुम्हारे वोट का मतलब है राम का, और राम के अस्तित्व का मतलब नहीं है। ये अमिताभ जी हकीकत है। और मैं इसलिए नहीं डरता कि अगर संजय निषाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो दूसरे का क्या बिगड़ेगा, एक बात। दूसरी बात आपने कही कि स्वामी प्रसाद से हमारा नुकसान हो जाए, बिल्कुल सही कहा आपने, नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। हार और जीत के बाद भी अगर किसी को किस तरह का मलाईदार विभाग मिलता है तो आप समझिए कि महत्व किस बात का है। ये पिछड़ों के वोट की बात है, पिछड़ों के अधिकार की बात है, दलितों के वोट और अधिकार की बात है। हमने अभी बीच में बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पंडित जी रुक जाओ, मैं अपनी बात, मुझे अपनी बोलने दो पहले। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं आया हूं टीवी पे, मुझे अपनी बात रखने दो पहले। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आप नैरेटिव समाजवादी पार्टी के खिलाफ बनाना चाहते हो, क्या नैरेटिव बनाओगे? यही ना कि आप राम का नाम लेके पिछड़ों का दलित और पिछड़ों का अधिकार खाना चाहते हो ना? हाँ, समाजवादी पार्टी और पिछड़ा लड़ेगा इसकी लड़ाई। मायावती पे फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मायावती क्या कहती, क्या सोचती हैं। और न कल पड़ा था, न आज पड़ा है, न कल पड़ेगा। हमने गठबंधन किया था तो उनको 0 से 10 पे लेके आए। हमने अगर पहले गठबंधन किया तो हम सत्ता में उनको लेके आए थे। और आज अगर मायावती और बसपा का है तो समाजवादियों की देन है, न उनकी कोई महत्ता नहीं है। और बीजेपी भी अगर उनको महत्व देती है तो इसलिए देती है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से मिल गए तो देश पे राज कर लेंगे, इसलिए बीजेपी उनको महत्व देती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं स्पष्ट करता चलूं कि राम का नाम लेके आप मेरे दलित पिछड़ों का अधिकार नहीं छीन पाओगे, इसकी हर कीमत चुकाने के लिए समाजवादी पार्टी। ठीक। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा अमिताभ जी कि अगर बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी पे या किसी के द्वारा आरोप लगाया जाता है तो आपको बता दें, हम राम के विरोधी नहीं है, हम समाज में अपमान जो करेगा उसके विरोधी है। कल भी और कल भी रहेंगे। मनोज यादव रुको, संजय निषाद का प्रश्न आया, इस ढंग की बात में कम से कम कई बार विपक्ष को बता चुका कि थोड़ा साहस जुटाइए। संजय जैसे स्वामी मौर्य के खिलाफ 7-8 एफआईआर हुई तत्काल, आपके पास भी हजारों कार्यकर्ता है, 75 जिले में एफआईआर ठुकवाते संजय निषाद के खिलाफ। आप तो आए नहीं आगे, आप तो आए नहीं लिखती एफआईआर, वो विपक्ष नहीं है। तब फिर राजनीति बंद कर दो। अगर आपके कहे रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही तो राजनीति कैसे करोगे भैया? कुछ एफआईआर योगी आदित्यनाथ रुकना होगा, कुछ उत्तर प्रदेश के पुलिस की हैसियत हो तो मुझ पे करा दे एफआईआर। नपुंसकता का प्रतीक है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो नहीं उस तरह का काम करे जैसा काम करना चाहिए। ठीक है, विपक्षियों के लिए आप एफआईआर करते हो, सत्ता पक्ष के लिए मलाई चटवाते हो। ठीक। उत्तर प्रदेश का काम है। जिस दिन सत्ता बदलेगी ना उस दिन सबको सबकी हैसियत पता चल जाएगी। ठीक, तुम पंडित जी चुप हो जाओ, तुम्हारा समय सबसे पहले आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का नुकसान दलितों पिछड़ों का पंडित जी ने किया है, तो भाजपा के हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आरएसएस और बीजेपी की इस राम को सामने करके जो आप नपुंसकता दिखाते हो ना, उसे डरने वाले नहीं है। भगवान को सामने रख के अगर हैसियत है तो सामने आओ, बोलो ना, राम के चरित्र को किनारे करके आओ, तब पता चलेगा कि किसकी लड़ाई है। जब हम मंडल लाए थे तो कमंडल ले आए,
आज हम अगर दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो फिर राम की आड़ में खड़े हो जाते हो। तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं है, तुम्हें राजनीतिक हिम्मत नहीं, तुम्हारे दायित्व, तुम्हारे सिद्धांत नहीं है कि तुम समाजवादियों से लड़ सको। ठीक। वो हो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, तुम वो हो जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, तुम वो हो जो चाटुकारिता करते थे। ठीक है। इस देश की गुलामी में जब महात्मा गांधी ने नारा दिया दोनों लोग था रुकिए, दोनों कि लोग रुकिए, अंग्रेजों दोनों को लोग छोड़ो, दोनों लोग रुकिए, दोनों तब लोग आप रुकिए, क्या कर रहे दोनों थे? लोग रुकिए, आप दोनों लोग अंग्रेजों को- रुकिए। अभी बहुत भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सरकार थी तो आपने आजम खान की भैंस ढूंढने में पूरे प्रदेश की पुलिस लगा दी। अरे आपने, आप समय नहीं देंगे, अभी अभी रुकना होगा। आपकी सरकार थी, गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा कोई लिखा पाया था? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट से लिखा गया था ना। सत्ता का चरित्र एक सा होता है मित्र, काहे को कूद रहे हो सब लोग? सत्ता का चरित्र एक सा है। आपके राज्य में गायत्री के खिलाफ कौन माइकल रिपोर्ट लिखा पाया था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो रिपोर्ट हुई। हमको मालूम नहीं क्या? सत्ता का चरित्र एक सा है। इसलिए अगर आपके पास सत्ता नहीं है तो फिर उसी स्थिति में रहना होगा जो जिस स्थिति में सत्ता नहीं होने पर रहा जाता है। फिर क्योंकि सत्ता का चरित्र एक सा है, ये जान लीजिए। इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजित होने से कोई लाभ नहीं है। सबके साथ वही स्थिति है। मैं 10 उदाहरण बता सकता हूं। उस महिला को क्यों सुप्रीम कोर्ट गुहार लेके आना पड़ा था? क्योंकि डीजीपी तक गुहार लगाई थी, किसी ने कहा गायत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा ना। तो ये तो झेलना पड़ेगा, स्वाभाविक। जब सत्ता से हटेंगे तो आप सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे फिर, जैसे दूसरे थे जब आप सत्ता में थे। इसमें काहे को नाराजगी कर रहे हो? ये तो मानकर चलिए ऐसे रहेगा। सुधा मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और आपका जो केंद्रीय मुद्दा है कांग्रेस का अडानी, और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जमीन पर जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर आबद्ध है, गुथी हुई है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक विमर्श हो रहा है, उस वो और अडानी का मुद्दा मैच नहीं कर रहा। सुधा जी, अच्छा सुधा जी बात में यही सवाल मैं कुछ से पूछूंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस जिस दो नैरेटिव लेके चल रही है देश भर में अडानी वाला, लेकिन मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में वो नैरेटिव कहीं से कहीं तक कुछ भी अच्छा बुरा ना, उसके पक्ष विपक्ष नहीं छोड़े, है ही नहीं। जैसे यहाँ मसला है भाजपा का जो अपना नैरेटिव है वो, यहाँ मसला है जाति जनगणना जो सपा का मेन नैरेटिव है, स्वामी मौर्य का ने एक नैरेटिव बनाया, बसपा का एक नैरेटिव है। वो मोटे तौर पर राष्ट्रवाद और जातीय समीकरण इसके इर्द गिर्द घूमता है, उसका आप नाम कुछ भी दे दीजिए। लेकिन जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखाई दे रहा कुछ। राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो तो कांग्रेस में भी ज्यादातर जगह दिखाई नहीं दे रहा है। अडानी के मुद्दे को वो दिल्ली में उठाते हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत उनके साथ गलबैयां कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? शरद पवार जी की लगातार अडानी के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। तो राहुल गांधी में अभी भी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उनमें मेच्योरिटी आई है, उनकी राजनीति में समझदारी दिख रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी कम है। आज ही मैं गुलाम नबी आजाद का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और आपने भी जिसका बिल की बात की कि कोर्ट ने उसको मना किया कि भाई नेताओं के ऊपर ईडी वगैरह की रेड ना हो, ऐसा ही बिल राहुल गांधी ने फाड़ा था जब उनकी सत्ता थी। और आज गुलाम नबी आजाद कहने कि राहुल गांधी ने सबसे बड़ी गलती वो बिल फाड़ के कही थी, नहीं तो आज उनके ऊपर एफआईआर दर्ज ना होती यदि वो बिल उस वक्त ना फाड़ा हुआ होता। चलिए ये अलग बात है। और कांग्रेस की राजनीति में ही मैं एक बात कहूंगा कि जब पंजाब का चुनाव होने वाला था तो उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर, इनका बहुत बड़ा विवाद था। तो कुछ लोग हास्य में ये प्रेस क्लब में बैठ के दिल्ली वाले में बोल देते थे कि ये तो भाजपा का प्रोडक्ट है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने भेजा है। कुल मिला के पंजाब में कांग्रेस साफ हो गई। अभी कुछ लोग ये बात बोल सकते कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का प्रोडक्ट है, जो सपा को बर्बाद करने के लिए उन्होंने भेजा है, कि जो रही कहीं कमी है वो सारी की सारी दूर हो जाए। अखिलेश यादव को ये चीज समझनी पड़ेगी
कि जिस वोट बैंक के ऊपर वो नजर लगा रहा है, जिसके ऊपर जाटव कम्युनिटी के वोट बैंक पे जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास बचा हुआ है, वो उनको नहीं मिलने वाला किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो वोट है जो अपनी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा। जब तक बीएसपी के अलावा उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलेगा दलित जाटव समाज का ही जो उन्हें सत्ता में ला सके, तब तक वो इर्द इर्द गिर्द दूसरी पार्टियों के बीच में नहीं जाएगा। जो यादव जी अभी ताजा ताजा अम्बेडकरवादी बने हैं, अभी इतना ही है तो अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दें। अब इन्हें राम की तरफ भी जाना है, अम्बेडकरवादी भी बनना है, सब कुछ ही नहीं बनना है। इधर पंडित जी बैठे हैं, इधर यादव जी बैठे हैं, दोनों को दलित वोट चाहिए, दोनों दलितों के नेता बनने। तो भैया दलितों का अपना नेता क्यों नहीं हो सकता? भाई दलित है वो अपने नेता को वोट देने के बजाय यादव को और पंडित जी को क्यों वोट देगा? ये छोटी सी बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं जी। कुश बाबू, मैं नावेशिकों के पास आ रहा हूँ। अब एक बात कुश को कह के, ताकि आगे वो इस तथ्य को जरूर ध्यान, क्योंकि तथ्य पवित्र होते हैं। इंटरप्रिटेशन जालसाजी का हो सकता है, लेकिन तथ्य तो तथ्य होता है। उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी को, भाजपा को, सपा को कोई दलित जाटव क्यों वोट देगा? दलित कहो चाहे जाटव कहो, चूंकि पूरे दलितों का आधा हिस्सा लगभग जाटव है ना उसमें। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंस भारत के दलित समुदाय में जाटव है। अब मसला आता है हिंदुस्तान में भर में जितने भी स्तर के चुनाव हैं, उन सबका एनालिसिस कर लीजिए, डाटा एनालिसिस कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक दलित वोट मिल रहा है। ठीक, ये मेरे कहने से नहीं मानिए ना कुश बाबू, अभी नहीं, ठीक ना? जो लिखत पढ़त में है वो मैं बता रहा। ठीक, सबसे ज्यादा एमपी उनके दलित जीते, सबसे ज्यादा एमएलए उनके जीते, इसलिए इस तर्क में बहुत जान अब नहीं